ठीक है, DHMS के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। मेटी या मेडिका की जो पहली मेडिसिन है एकोनाइट, जिन्होंने इंग्लिश में रखी हुई है, ये स्पेशली जो नोट्स हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, तो आपको मैं समझा भी देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए जी, पहली चीज़ जो कि मैं आपको आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह खूबसूरत अंदाज में एकोनाइट के नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो जब एकोनाइट फुल मेडिसिन पे नोट लिखे आ जाए तो आपने इसको किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट करना है वो सारा आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपने के ब्रैकेट में लिखा हुआ एकोनाइटम नेप्लस, और फिर देखिए मोंक्स हुड को डिफरेंट कलर में, मार्कर कलर में उन्होंने लिखा है, इसी तरह आपने भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, एकोनाइट जो मेडिसिन है, पहली चीज़ तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो इसकी हिस्ट्री है वो आपको बता देती हूँ कि ये जो मेडिसिन है, ये एकोनाइट जो है ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है एकोनाइटोन। ठीक है, वहाँ से ये डिराइव की गई है। ठीक है, और एकोनाइटोन का मतलब था जहर। ठीक है, तो यहाँ से इसका नाम पड़ा एकोनाइटम। ठीक है, अब ये वो जहर था जो पहले ज़माने में एरो की नोक पे लगाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा एक और भी मेडिसिन थी कुरेरे। कुरेरे भी, ये इसका भी जहर जो था ये एरो की नोक पे लगाया जाता था, और एक एकोनाइट का भी जहर जो है एरो की नोक पे लगा के पहले ज़माने में लोग इसका शिकार करते थे। ठीक है, तो दूसरा वर्ड है नेप्लस। अब ये जो नेप्लस है ये वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से इसे लिया गया है, और इसका मतलब है नेप्लस का लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है नेपस। नेपलस जो बेसिकली वो नेपस से लिया गया है। नेपस लैटिन लैंग्वेज का है। ठीक है, और नेपस को उर्दू में शलजम कहते हैं, यानी कि लैटिन लैंग्वेज में शलजम को नेपस कहा जाता है, और नेपस से ही वर्ड नेप्लस डिराइव किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम पड़ा एकोनाइटम नेप्लस। अब नेप्लस क्यों? क्योंकि जो एकोनाइट है इसकी जो जड़ है ना, इसकी शक्ल बिल्कुल शलजम की तरह थी। ठीक है, शलजम की तरह इसकी जड़ें थी, तो इधर से इसका नाम पड़ा एकोनाइटम नेप्लस। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट अब हम इसको कंप्लीटली जो है वो स्टडी करते हैं। तो डेरिवेशन यानी कि कहाँ से डिराइव हुआ, एकोनाइट यानी कि जो मेडिसिन का नेम है एकोनाइटम नेप्लस, ये डिराइव हुआ है एक प्लांट से जिसका नाम है एकोनाइटम नेप्लस। तो प्लांट का नाम एकोनाइटम नेप्लस किस तरह से रखा गया वो मैंने आपको बता दिया है। कॉमनली नाउन एज मोंक्स हुड या वॉल्फ्स बेन। अब इसको कुछ जगहों पे मोंक्स हुड कहा जाता है और कुछ जगहों पे वॉल्फ्स बेन के नाम से पुकारा जाता है। अब मोंक्स हुड कुछ जगहों पे क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये है कि मोंक जो है ये बेसिकली एक ईसाई का नाम, ईसाई जो हैं उनके जो लीडर होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, उन्हें मोंक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्लांट की अगर आप ये देखें तो ये जो ऊपर वाली टोपी है, इट्स जस्ट लाइक इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से है। तो वो जो मोंक्स थे ना क्रिश्चियन के, तो वो क्या करते थे, चाइनीज़ के जो मोंक्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ना, तो यह वहाँ से ड्राइव हुआ है मोंक्सहुड। तो इस प्लांट की जो टोपी है, जो ऊपर वाली ये जो चीज़ है, इसका जो टॉप है, ये उस मोंक्स की जो वो पहना करते थे चाइनीज़ के स्कॉलर्स कैप, उसकी शेप जो है ना ये इस तरह से मिलती जुलती है। तो यहाँ से इसका नाम पड़ा मोंक्सहुड। अब कुछ इलाकों में इसे वोल्फ स्पेन के नाम से पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि इस एकोनाइट को भेड़ियों का शिकार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। इस जहर का, जो भेड़ होती थी ना, वो उसका जो चारा होता था उसमें इस जहर को मिला दिया जाता था, जिससे क्या होता था, भेड़ जो है उसे खा के वो ख़त्म हो जाती थी। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है।
इसके बाद है इट बिलोंग्स टू द फैमिली रेनिनकुलेशिया, यानी कि ये रेनिनकुलेशिया फैमिली से बिलोंग करती है। और द ड्रग इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश रूट एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द प्लांट। ये कैसे प्रिपेयर की जाती है, ये देखिए, या तो फ्रेश रूट से, एक फ्रेश रूट ली जाती है इसकी, जून और जुलाई के महीने में ये जो है ना पौधा, इसमें मेडिसिनल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ड्रग जो है ये एक उस रूट से ली जाती है, फ्रेश रूट से, और ये जो फ्लावर है इसकी टिप्स से इस ड्रग को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक हो गया। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट एक्ट्स क्विकली एंड वायलेंटली। आपने बिल्कुल वैसे ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। तो इसका एक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से होता है और शिद्दत से होता है, यानी कि जब भी किसी पेशेंट में अलामात जो है वो फ़ौरन ज़ाहिर हों और शिद्दत की ज़ाहिर हों तो तब आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसन ऑफ सडन ऑनसेट, यानी कि अचानक से जब अलामात उभरती हैं तो तब आप एकोनाइट का इस्तेमाल करते हैं। यूज़फुल इन एक्यूट फेब्राइल एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, यानी कि एक्यूट का मतलब है कि जो शिद्दत तेज़ी से अभी अभी आई हो, यानी कि अचानक से जो सिम्टम्स किसी पेशेंट में रूनुमा हुई हो। फेब्राइल, फेब्राइल कहते हैं बुखार, अचानक से कोई बुखार चढ़ा हो, और या फिर अचानक से कोई इन्फ्लामेशन हो गई हो। ठीक है, कि बाहर गया बंदा, इन्फ्लामेशन किस तरह, बाहर बंदा गया, उसकी आँख में कोई चीज़ पड़ी जिसकी वजह से आँखों में क्या हो गई, सोजिश हो गई, तो ये फ़ौरन काम हुआ, तो आप ऐसे में एकोनाइट को विदिन 24 आवर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हैज़ ग्रेट अफिनिटी फॉर नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए इसकी ग्रेट अफिनिटी है, ये उस पर बहुत अच्छा काम करती है। नर्वस सिस्टम पे किस तरह से, यानी कि अगर तो कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसका जो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, बेचैन है, घबराहट का शिकार है, तो तब भी आप उसे ये दे सकते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, ब्लड और ब्लड वेसल्स आती हैं ना, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो अगर तो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसका प्रेशर जो है वो क्या है, ज़्यादा हो गया है, तो तब भी आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और हार्ट में कब यूज़ की जाती है, हार्ट में इसको तब यूज़ करते हैं जब दिल की धड़कन बहुत तेज़ हुई हुई हो, पल्स रेट जो हो वो बहुत फास्ट हो, तेज़ी से नब्ज़ जो हो वो उसकी रफ़्तार हो, तेज़ रफ़्तार हो, और दिल को जो है वो घबराहट, मरीज़ घबराहट की वजह से दिल को ऐसे पकड़ ले और ऐसे शो करवाए कि भाई जैसे कि दिल में सिकुड़न का एहसास हो रहा है, पेशेंट अगर ये कहे और साथ में दिल पे उसने हाथ रखा हुआ हो, तो ऐसे केस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो इन तीनों पे इसका किस तरह से रोल है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट्स आर एनेक्सियस, फियरफुल एंड रेस्टलेस, कि पेशेंट किस तरह से होता है, एनेक्सियस यानी कि परेशान होता है, फियरफुल खौफज़दा होता है, उसे हर वक्त खौफ रहता है। आगे मैं बताऊँगी किस चीज़ का खौफ रहता है। रेस्टलेस, बेचैनी, घबराहट, ठीक है, जिसकी वजह से वो कभी एक जगह बैठता है, कभी दूसरी जगह बैठता है, अगर लेटा हुआ है तो कभी एक तरफ करवट लेगा और कभी दूसरी तरफ करवट लेगा। ठीक है। इसके बाद है सूटेड टू प्लीथोरिक, रोबोस्ट एंड हेल्दी पर्सन्स, यानी कि जो लोग प्लीथोरिक मतलब जिनमें ब्लड जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, उन्हें हम प्लीथोरिक पीपल कहते हैं। ठीक है। तो वो लोग जिनमें खून कसरत से पाया जाए, मोटे ताज़े हों, रोबोस्ट मतलब मोटे ताज़े, हेल्दी सेहतमंद हों, तो ऐसे लोगों में हम एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एकोनाइट का पेशेंट बेज़ाहिर सही सुर्ख नज़र आता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि ये सही सेहतमंद है, उसमें खून पूरा हो, जिन लोगों में वो पता है सुर्ख होते हैं, उनके गाल लाल होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो जिन एकोनाइट के जो पेशेंट की अपीयरेंस है वो ऐसी होती है मोस्टली। अगर तो कोई बंदा बहुत कमज़ोर है, दुबला पतला है और उसका ब्लड प्रेशर यूजली लो रहता है, तो ऐसे पेशेंट में आप एकोनाइट जो है वो इस्तेमाल करते हुए ज़रा सोचें।
हम इसमें ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स में हम एकोनाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं। उसकी वजह ये है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, पेशेंट होते हैं, एकोनाइट का काम होता है ब्लड के प्रेशर को ज़्यादा करना, कम करना, ठीक है। अगर तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसे क्या करेगा, कम करेगा। और एक बंदा ऑलरेडी जो बीपी जिसका लो रहता है, अगर आप उसे देंगे एकोनाइट तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि उससे बेचैनी होने लगेगी, घबराहट मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हार्ट ऑलरेडी ही कम कर रहा है ब्लड के प्रेशर को, तो वो उसका जो काम होगा, अमल जो होगा वो उसका मज़ीद कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसे साइनैप्स भी हो सकता है, बेहोशगी का दौरा भी पड़ सकता है अगर आप लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को एकोनाइट सजेस्ट करेंगे, ठीक है। टांगों में बेहिम्मती हो जाती है, पूरे जिस्म में जैसे लगता है जैसे थकावट है और हिम्मत ख़त्म हो गई है, इस तरह से साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं अगर आप ऐसे पेशेंट में एकोनाइट का इस्तेमाल कराते हैं जो कि कमज़ोर, दुबले पतले और उनका ब्लड प्रेशर जो है यूजुअली लो रहता हो, ठीक है। तो ये भी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी बड़ी मैटर करती है। इसके बाद जी मोडालिटीज़ पे आते हैं, यानी कि इसकी कमी बेशी कब होती है, कब इसके अलामात में इजाफा होता है और कब मरीज़ बेहतर महसूस करता है। जब मरीज़ ठंडी हवा में जाएगा, ठंडे ड्रिंक पिएगा या कोई ठंडी चीज़ लगाएगा आधी रात के वक्त, यानी कि 12 से लेकर रात के 3 बजे के दरमियान, ये मिडनाइट होती है, ठीक है, तब, या फिर जब मरीज़ को अचानक कोई खौफज़दा हुआ हो किसी चीज़ को देखकर, किसी एक्सीडेंट को देखकर या कोई खौफनाक ख्वाब देखकर मरीज़ घबराहट का शिकार हो जाए या खौफज़दा हो जाए, तो ऐसे केस में उसके अलामात में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो बेटर कैसे होता है, मरीज़ अगर उसे गर्म चीज़ें पिलाई जाएं, जैसे कि सर्दी के मौसम में एकोनाइट का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, तो अगर तो सर्दी के मौसम में सर्दी लग गई है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे कोई गर्म दूध पिला दें या फिर उसे कहवा सूप वगैरह पिला दें, तो इससे क्या होगा, उसके अलामात में कमी हो जाएगी, ठीक है। ओपन एयर, यानी कि हवा बिल्कुल तंगी वाला माहौल ना हो कि मरीज़ ऑलरेडी कह रहा है कि भाई मुझे घबराहट हो रही है, तो आप क्या कर दें कि सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें, नहीं, हवा उसे लगनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में वो बेटर फील करेगा। अगर तो वो लेटा हुआ है तो क्या होगा, खड़े होने से उसकी जो हार्ट बीट है, उसका जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, तो जिसकी वजह से वो आराम महसूस करेगा। रीएश्योरेंस, यानी कि उसे तसल्ली दें कि भाई ठीक हो, उसे काम डाउन करने से, उसे गरमाइश देने से क्या होगा, मरीज़ बेहतर महसूस करेगा। एंटीडोट क्या है, बेलाडोना इज़ द चीफ एंटीडोट टू एकोनाइट, यानी कि बेलाडोना जो है ये एकोनाइट का बहुत ही अच्छा एंटीडोट है। एकोनाइट के साथ मावन भी है और इसका एंटीडोट भी है, ठीक है। अगर तो आपने एकोनाइट किसी को सजेस्ट की है और उस पे एकोनाइट जो है, फ़र्ज़ करें कि एक पेशेंट है, आया है, लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और मुझे नहीं पता है कि वो लो ब्लड प्रेशर का, ठीक है, उसे घबराहट है, बेचैनी है, मैं उसे एकोनाइट दे देती हूँ, उससे क्या होगा, उसकी घबराहट बेचैनी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्या रिज़ल्ट निकलेगा, वो कहेगा कि डॉक्टर मुझे तो मेडिसिन से घबराहट बेचैनी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे जिस्म में बिल्कुल हिम्मत जो है वो ख़त्म हो गई है, बेहिम्मती फ़ील होने लगे। उसी वक्त ही बेहिम्मती फ़ील नहीं होगी, एक दिन लगेगा कि जब वो दूसरे दिन शायद पेशेंट आए और कहे कि भाई मेरे पूरे जिस्म में थकावट महसूस होने लग गई है, इसके अलावा मुझे भूख जो है वो कम हो गई है, और पेशेंट अक्सर सर दर्द की शिकायत भी लेके आ सकता है कि, तो ऐसा पेशेंट जिस पे एकोनाइट के बैड इफ़ेक्ट आ गए हैं, ठीक है, तो फिर तब मैं बेलाडोना दूंगी, तो बेलाडोना क्या करेगी, एकोनाइट के साइड इफ़ेक्ट्स को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। लेकिन अगर किसी पेशेंट पे एकोनाइट बिल्कुल एक्यूरेटली सजेस्ट की है मैंने, ठीक है, उससे वो पेशेंट मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया, उसे काफ़ी आराम आया है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए हैं, तो ऐसे केस में जब मैं बेलाडोना साथ दूंगी तो क्या होगा, यही बेलाडोना एकोनाइट की मावन के तौर पर काम करेगी। यानी कि अगर मरीज़ थोड़ा बहुत उसको काफ़ी हद तक आराम आ गया है और अभी मज़ीद कुछ अलामात रहती हैं ख़त्म होने को, तो एकोनाइट वहाँ पे रुक गई है काम करना, तो मैं क्या करूँगी, मैं साथ में बेलाडोना दे दूँगी, ठीक है। इसके अलावा एकोनाइट
का असर नक्सोमी का भी ख़त्म कर सकती है। कॉफिया भी बहुत अच्छे तरीके से एकोनाइट का असर ख़त्म करती है। कैम्फर, ओपियम, ये भी हम यूज़ करते हैं अलामात के मुताबिक। ओके जी, अब है इसकी सिम्टम्स। माइल्ड सिम्टम्स में ग्रेट एंजाइटी एंड फियर एज इफ़ गोइंग टू डाई। अगर तो आप एकोनाइट के पेशेंट को देखें तो मरीज़ के ऊपर खौफ तारी होगा, ठीक है। इस तरह लगेगा कि जिस तरह कोई बंदा मरने वाला होता है ना, तो उस तरह से जिस तरह पेशेंट खौफ जाहिर करता है, उस तरह से एकोनाइट का पेशेंट जो होगा उसके चेहरे से खौफ नज़र आएगा, ठीक है। और उसे बेचैनी और परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद है रेस्टलेसनेस, यानी बेचैनी। कैन नॉट सिट अ लाई क्वाइटली, आराम से किसी जगह पे ना तो बैठ सकेगा और ना ही लेट सकेगा। अगर लेटेगा तो एक करवट, कभी एक तरफ करवट लेगा, कभी दूसरी तरफ करवट लेगा। अगर बैठा हुआ है तो कभी एक जगह रह जाएगा, कभी दूसरी जगह जाएगा। तो क्या है, एक तो रेस्टलेसनेस पाई जाएगी और एंग्जाइटी और फियर। तीसरे नंबर पे है फियर, किस चीज़ का है। एक तो मौत का खौफ है, अंधेरे में अगर जाएगा तो फिर भी डर लगेगा उसे, ठीक है। अगर अकेला होगा तो फिर भी उसे खौफ आएगा कहीं मैं मर ना जाऊँ, ठीक है। तो इस चीज़ से 3 चीज़ों का खौफ है, DDA, यानी कि डेथ, डार्क एंड अलोन। इन 3 चीज़ों का उसे बहुत ज़्यादा खौफ होता है। वैसे तो पेशेंट जो है हजूम में जाने से भी डरेगा कि भाई मैं कहीं पे वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो कहीं पे कोई मुझे कुचल ना दे। तो इस चीज़ से भी बेसिक जो खौफ होता है उसे डेथ का ही होता है। हर चीज़ से उसे अंधेरे में जाने से डरेगा, कहीं कोई जिन भूत ना आ जाए मुझे मार ना दे। खौफ में जो है इसके अंदर मौत का ही होता है, ठीक है। इसके बाद है डिलीरियम विद एन एंग्जाइटी, टॉक्स रैपिडली। पेशेंट जो है उसमें हज़ियानी कैफियत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और तेज़ी से बात करेगा, ठीक है। सामने पता चल जाएगा कि भाई ये बात जो तेज़ी से कर रहा है इसका मतलब ये कि परेशान है ये। सेंसिटिव टू नॉइज़, लाइट एंड टच, यानी कि शोर उसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जहनी तौबा बहुत कमज़ोर होता है, उसका यादाश्त बहुत कमज़ोर होती है, हादसा बहुत कमज़ोर होता है। इसाब कमज़ोर होने की वजह से उसे शोर बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। लाइट, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, और ना ही उसे छुआ जाना बर्दाश्त होता है। इसके बाद है इसकी आई सिम्टम्स। आई सिम्टम्स में अगर आप यहाँ पे देखें तो आईज़ किस तरह से होती हैं, रेड। अब मैंने आपको बताया कि पेशेंट जो होता है ना एकोनाइट का, बहुत मोटा ताज़ा होता है, ठीक है। उसमें खून काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो खून का जो प्रेशर होता है ना वो ऊपर की जानब होता है, सर की तरफ। तो क्या होता है, जिसकी वजह से आँखों में सुर्खी आ जाती है, आँखें गर्म फील होती हैं और दर्द करती हैं, ठीक है। या फिर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए आँखों में अचानक से कोई, तो क्या होता है पेशेंट की आँखें सुर्ख हो जाती हैं और पेन करने लगती हैं। फोटोफोबिया, यानी कि फ़ोटो का मतलब है लाइट, फोबिया का मतलब है हेट करना, यानी कि लाइट बर्दाश्त नहीं करता पेशेंट। तो क्योंकि उसकी जो प्यूपल होती है ना, प्यूपल वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई होती है, ठीक है। जिसकी वजह से रोशनी पड़ते ही क्या होती है, वो उससे बर्दाश्त नहीं होती है। उसकी जो लिड्स हैं, जो आँखों के पपोटे हैं, वो सूजे हुए होंगे, डार्क रेड होंगे, ठीक है। अब सूजे हुए में अब चूँकि एकोनाइट जो है वो गुर्दों की बीमारियों में भी यूज़ होती है, तो गुर्दों की अगर तकलीफ़ होगी ना तो मरीज़ के जो पपोटे होंगे वो क्या होंगे, स्वोलन करेंगे। और डिमनेस ऑफ विजन, मरीज़ की नज़र कमज़ोर होगी। बर्निंग स्टिंगिंग पेन इन आइज़ में किस तरह का पेन होगा, जलनदार पेन होगा। और स्टिंगिंग ऐसे लगेगा जैसे कि कोई चीज़ कांटा चुभ गया है, कोई चुभने का एहसास होगा, ठीक है, आँखों में। ईयर सिम्टम्स कौन सी है, टीयरिंग स्टिचिंग पेन इन ईयर्स, यानी कि इस तरह लगता है जैसे कोई फाड़ रहा है, फाड़ने वाले दर्द होते हैं, ठीक है। काटने वाले, छुरी से काटे जाने वाले पेन कानों में होते हैं। रोरिंग एंड बजिंग इन ईयर्स, समटाइम्स क्या होता है पेशेंट को ना इस तरह से फील होता है जैसे कि कानों में ना, बुजिंग कहते हैं बुनबुनाहट को, जिस तरह से मक्खियों की बुनबुनाहट होती है ना, उस तरह से इस तरह फील होता है पेशेंट को कि जैसे कोई मक्खी जो है वो मेरे कानों के पास आके बुनबुनाहट रही है, ठीक है। और रोरिंग का मतलब होता है जिस तरह से जो विस्लिंग साउंड जो होती है, सीटी बजने वाली आवाज़, गर्ज, उस तरह से पेशेंट को फील होती है कानों में, ठीक है। और ईयर्स हॉट एंड रेड, ईयर्स जो होते हैं अगर इन्फ्लामेशन का केस है तो ईयर्स गर्म होंगे, सुर्ख होंगे। सडन डेफनेस फ्रॉम कोल्ड विंड, अगर तो अचानक मरीज़ को
ठंड लगने की वजह से अचानक से बहरापन हो गया, तो इस केस में भी आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जी है नोज़ सिम्टम्स में, नोज़ पेशेंट की ड्राई होगी, ऑब्स्ट्रक्टेड होगी, बंद होगी, यानी कि सर्दी लगने की वजह से बाज़ औक़ात होते हैं ना, या तो कुछ को फ्लू लग जाता है यानी कि पानी बहने लगता है, कुछ को साथ में छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, और कुछ में क्या होता है कि नोज़ बिल्कुल ना बंद हो जाती है और खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो ये दो केसेस हैं, या तो नोज़ बंद हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, या फिर स्नीजिंग यानी कि छींकी आने लगेंगी, कोरिज़ा मतलब कि वाटरी डिस्चार्ज होगा नाक से, नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, साथ में किस तरह से ज़ुकाम निकलेगा, वाटर की तरह का पतला सा ज़ुकाम निकलेगा। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, बाजू का एपिस्टैक्सिस में भी हो सकता है। ठीक है। नोज़ फील्स हॉट, जो है नाक में गर्मी का या जलन का एहसास होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको कंफर्म है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो पेशेंट होता है ना एकोनाइट का, अगर तो कोई पेशेंट ये आके कहे कि मुझे फ़्लू लगा हुआ है, जैसे मैं बात करता हूँ मेरा फ़्लू ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब मैं खुली हवा में जाता हूँ ना, तो फिर जो फ़्लू ऐसा लगता है मुझे है ही नहीं है, लेकिन जैसे ही बात करने लगूँगा तो मेरा फ़्लू जो होगा वो लग जाएगा, मुझसे बात नहीं करनी होती। तो ऐसे केस में भी आप एकोनाइट दे सकते हैं उसकी कंप्लीट केस टेकिंग करने के बाद। ठीक हो गया, ओके जी। नेक्स्ट है, अच्छा ये कंप्लीट मेडिसिन मैंने लिखी है, आप इसी तरह ही इसको पेपर में लिखना, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टू द पॉइंट मैंने इसके पॉइंट्स बनाए हैं, कोई इसमें मैंने आगे पीछे की चीज़ नहीं लिखी है। ठीक है, टू द पॉइंट जो होती है ना वो वाली चीज़ें हैं। फेस किस तरह होगा, अगर तो आप एकोनाइट के पेशेंट के फेस को देखें ना, एक तो वो पेल होगा यानी कि जर्द, पेल भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, और ये डिफरेंट कंडीशंस में, अगर तो मरीज़ का सर दर्द कर रहा है ना, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि मरीज़ का फेस जो है वो रेडनेस हो सकती है, उस पर सुर्खी आ सकती है। लेकिन अगर मरीज़ परेशानी की हालत में है तो तब क्या होगा, उसका फेस जो होगा वो पीला होगा। ठीक है, या फिर रेडनेस भी आ सकती है। हॉट ड्राई स्किन ऑफ फेस, अगर आप फेस की स्किन देखो तो वो खुश्की होगी उस पर और गरम गरम फील होगी। ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल्स, फेस के मसल्स जो होते हैं ना उनका खींचाव, ट्विचिंग कहते हैं खींचाव को, कि खौफ की वजह से ना वो मसल्स, आप जो पेशेंट होता है ना, आप उसे देख के जज कर सकते हो कि भाई ये पेशेंट जो है इसे खौफ है, खौफ ज़्यादा है। किस तरह से आप जज करते हो, क्योंकि उसके फेशियल जो मसल्स होते हैं वो ट्विचिंग हुई हुई होती है, उनमें खिंचाव आया हुआ होता है, तो चेहरे को देख के हमें जजमेंट हो जाती है कि भाई ये घबराया हुआ पेशेंट है। ठीक है, सही वो घबराया हुआ लगता है। ओके, हार्ट सिम्टम्स क्या है, पाल्पिटेशन एज इफ हार्ट विल बस्ट, इस तरह से तेज़ धड़कन होती है जैसे कि जो दिल है ना वो फट जाएगा। पल्स क्विक होती है, फुल और हार्ड होती है, अगर आप उसकी नब्ज़ देखें तो वो सही तेज़ होगी और फुल आएगी। आपकी उंगलियों पे अगर आप उसकी ना रिस्ट पे हाथ लगा के देखेंगे उंगलियां, तो आपकी उंगलियों के साथ वो टच होगी, इतनी ज़्यादा वो फील होती है, सख्त होती है। ठीक है, एंड एग्जाइटी विद फियर ऑफ डेथ, पेशेंट को ऑल टाइम यही होता है, उसे लगता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, तो इस तरह से वो परेशानी, जो मरने के करीब बंदा होता है जिस तरह से उससे परेशानी होती है, बिल्कुल एकोनाइट का पेशेंट वैसे ही शो करेगा। एंजाइना पेक्टोरिस टाइप पेन इस तरह से होता है जिस तरह के हार्ट का जो पेन होता है ना, वो हार्ट अटैक की केसेस में एंजाइना पेक्टोरिस उसे कहते हैं, कि जब ऑक्सीजन जो है इसकी सप्लाई कम हो जाती है, किसकी तरफ, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जब 1 सेकेंड, जब हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसकी सप्लाई बहुत कम मिलती है, तो क्या होता है, सप्लाई जो है वो कम मिलती है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट में पेन होने लगता है, उसे आप एंजाइना पेक्टोरिस कहते हो। और इसी वजह से समटाइम्स तो एंजाइना पेक्टोरिस के बाद कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का पेन होता है जैसे कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कम मिल रहा हो। इसके बाद है रिस्पायरेटरी सिस्टम की सिम्टम्स कौन सी हैं,
पेशेंट को जो कफ होती है वो खुश्क खांसी आएगी इसमें, ठीक है। बलगम जो है वो बहुत मुश्किल से निकलता है। इस तरह वाली पे खांसी होगी और खुश्क होगी, और सही पता चलेगा कि मरीज़ जो है वो बलगम निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन बलगम नहीं निकल रही है, ठीक है। हैकिंग कफ का मतलब है कि उसमें जो कफ है, जो खांसी है, उसका जो मवाद है वो बहुत मुश्किल से निकल रहा है, और पेशेंट जो है वो तब तक खांसता रहता है जब तक मरीज़ का म्यूकस जो है, उसका जो बलगम है वो बाहर नहीं निकल जाता। चेस्ट पेन विद एंजाइटी, तो परेशानी के साथ बहुत ज़्यादा खौफज़दा हालत में घबराहट के साथ क्या होता है, चेस्ट में पेन होने लगता है और बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, और पेशेंट क्या करेगा, बैठ जाएगा, कहेगा मेरे से सांस नहीं लेने हो रहा, उससे ना अपने लैरिंग्स में तंगी फील होगी, इस तरह लगता है उसे जैसे उसका गला घूंट दिया गया हो। एस्थमेटिक अटैक्स फ्रॉम कोल्ड एयर, कुछ पेशेंट जो होते हैं उन्हें ठंडी हवा लगने से एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं। जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं ना, उनका सांस बंद होने लगता है, कहते हैं कि भाई बाहर गया, ठंड लग गया, तो अचानक से उसे सांस बंद होने लग गया, तो ऐसे केस में भी आप एकोनाइट सजेस्ट कर सकते हो। स्टमक की सिम्टम्स कौन सी है, पेशेंट एकोनाइट के पेशेंट को भूख नहीं लगती है, दिल ख़राब होता रहता है, और साथ में उससे वॉमिटिंग भी हो सकती है, ख़ास तौर पर जब वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो, ठीक है। थर्स्टलेस और लिटल थर्स्ट, या तो बहुत कम थर्स्ट लगती है, प्यास बहुत कम लगती है, या फिर बिल्कुल ही प्यास नहीं लगती है। लेकिन कुछ जगह पे आप ये कह सकते हैं कि मरीज़ को अगर प्यास लगे भी ना तो ठंडे पानी की लगती है, ठीक है। बर्निंग स्टमक और मैदे में बोझ का एहसास, जलन का एहसास होता है, दबाव फील होता है। इसके अलावा एब्डोमिनल सिम्टम्स पे चलते हैं। एब्डोमिनल सिम्टम्स में आता है ग्रिपिंग्स एंड कटिंग पेन्स इन एब्डोमेन, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि शिकम में यानी कि पेट में कोई काट रहा हो, इस तरह से पेन होता है। ग्रिप का मतलब ये है मरोड़ने वाले दर्द, ठीक है। एब्डोमेन ब्लॉटेड एंड सेंसिटिव, जो एब्डोमेन है उसे हाथ नहीं लगाया जा सकता, इतना सख्त दर्द होता है, और पेट पे क्या हो जाता है, उफारा हो जाता है। ब्लॉटेड का मतलब होता है उफारा, ठीक है। डायरिया विद कॉलिक, यानी कि मरोड़ पड़ते हैं और फिर उसके साथ क्या लग जाते हैं, पेचेस लग जाते हैं। या फिर अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो बड़ी मुश्किल से पेशेंट जो है वो स्टूल पास करता है, बहुत पेनफुल अर्जिंग होती है, ठीक है, दर्द होने लगता है उसे पेट में। इसके बाद इसकी नेक सिम्टम्स में आप देख लें, स्टिफनेस एंड पेन इन नेप ऑफ नेक, यानी कि जो गर्दन है उसकी बैक पे, नेप कहते हैं बैक पे, पेन होने लगता है, सख्ती फील होती है, ठीक है। जिस तरह से आप गर्दन तोड़ बहार में जिस तरह गर्दन अकड़ जाती है ना, सेम वैसे ही, ठीक है। पेन एक्सटेंड्स टू शोल्डर, पेन जो है वो गर्दन से होकर कंधों तक जाता है। नेक मसल सोर एंड टेंस, जो गर्दन के मसल्स है ना वो बहुत दर्द करते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो सख्त हुए हुए होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिम्टम्स की कौन सी है जी, मेंसेस इसमें बड़ी जल्दी आते हैं, ज़्यादा मिकदार में होते हैं क्योंकि मरीज़ा जो होती है वो मोटी ताज़ी होती है इसलिए। और डार्क रेड क्लोटी फ्लो, इसमें जो फ्लो होता है वो क्लॉट की फॉर्म में होता है और डार्क रेड होता है, ठीक है, या फिर ब्राइट रेड होता है। और पेल्विस में नीचे की जानब पेन होता है और प्रेशर फील होता है, ठीक है, ऐसे दबाव फील होता है। इसके अलावा अगर लिक्योरिया है तो वो बहुत ज़्यादा होगा, प्रोफ्यूज़ मतलब ज़्यादा, ठीक है, और एक्यूरेट मतलब ख़राश पैदा करने वाला होगा। ओवरी में भी पेन होता है, स्पेशली लेफ़्ट साइड पे। मेल सिम्टम्स अगर आप देखें तो इसमें टेस्टिस में हैवीनेस फील होती है, फीमेल को पेल्विस में हैवीनेस फील होगी और मेल को टेस्टिस में। सेमिनल एमिशंस डिबिलिटी के साथ, इनके अगर जो सीमन है जो वो अगर रिलीज़ होता है तो वो कमज़ोरी के साथ रिलीज़ होगा, और अगर एक्साइटमेंट होती है तो वो उसमें भी कमज़ोरी शामिल होती है, ठीक है। वीकनेस बहुत जल्दी हो जाती है जिसकी वजह से वो कंप्लीट जो एजैकुलेशन है, क्या कहते हैं उसको, ये कंप्लीटली नहीं हो सकती, ठीक है। गुनोरा विद बर्निंग पेन यानी कि जलनदार पेन के साथ गुनोरा या सुजाक होता है तो इसमें भी आप एपोनेंट सजेस्ट कर सकते हो। अपर लिम्ब सिम्टम्स कौन सी है जी, शोल्डर में, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे नेक में दर्द है तो वो दर्द नेक से कहाँ पे जाता है, शोल्डर पे, तो शोल्डर पे दर्द है, आर्म्स पे दर्द है, हैवीनेस और वीकनेस फील होती है पूरे बाजुओं में, ठीक है। टिंगलिंग और नंबनेस मतलब सुन हो जाना, और टिंगलिंग कहते हैं चूंटियाँ रेंगने का एहसास।
और जोड़ों में क्या है, जोड़ों का दर्द होता है, रूमेटिक पेन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोअर लिम्ब सिम्टम्स में इसमें भी टांगों में वीकनेस, कमज़ोरी फील हो, या फिर हिप्स की जगह पे, नीज़ पे या फीट पे कमज़ोरी फील हो, ठीक है, पेन हो, तब भी आप दे सकते हैं। इसमें मेन चीज़ आप जो है वो याद रखें कि एक्ोनाइट में जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है ना वो ये है, नंबनेस एंड टिंगलिंग। पेशेंट को सुन्न होने का एहसास हो, अगर कि मुझे दिल के मुकाम पे दर्द है, साल में मेरा बायां बाजू सुन्न हो गया है, या इस पर चूंटियाँ रेंगने का एहसास हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे चूंटियाँ रेंग रही हैं, साथ में मुझे एंग्जाइटी है, आप एक्ोनाइट सजेस्ट कर सकते हैं। पेशेंट कहे कि मुझे गुर्दे के मुकाम पे चूंटियाँ रेंगने का एहसास हो रहा है, आप इसमें साथ में बेचैनी हो, घबराहट हो, तो आप एक्ोनाइट सजेस्ट कर सकते हैं। रूमेटिक और टीयरिंग पेन्स यानी कि फाड़ने वाले पेन्स होते हैं, गोडों में शदीद दर्द होता है। फीवर सिम्टम्स में अगर आप देखें तो पेशेंट को जो बुखार होता है वो अचानक होता है और तेज़ होता है, साथ में सर्दी लगती है। पेशेंट कहता है कि भाई मुझे कवर कर दो जब सर्दी लगती है, ठीक है, बुखार की हालत में। वैसे जो है वो पेशेंट पसंद नहीं करता कि उसे कवर किया जाए। हीट विद थर्स्ट लेसनेस यानी कि अच्छा, प्यास मरीज़ को बहुत ज़्यादा होती है, ये आपने याद रखना है। जब पेशेंट जिस्म में गर्माइश महसूस करेगा तब इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो उसके जो जिस्म है वो डिहाइड्रेट हो गया है और वो पानी को मांग रहा है, ठीक है। स्वेट ऑन फेस, कोल्ड ऑन बॉडी, यानी कि चेहरा अगर देखो तो वहाँ पे पसीना होगा लेकिन पूरा जिस्म क्या होगा, ठंडा होगा। फीवर कम्स ऑन आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड विंड, यानी कि सर्दी लगने की वजह से अगर कोई फीवर हो जाता है तो आप ऐसे केस में भी एक्ोनाइट सजेस्ट कर सकते हैं। स्किन सिम्टम्स में आप देखें, स्किन मरीज़ की हार्ड, ड्राई और बर्निंग सेंसेशन वाली होगी। अरप्शंस जो होगी वो रेडनेस होगी उनके, ठीक है। अरप्शंस यानी कि कोई भी अगर फोड़े फींसियाँ निकलते हैं तो वो उसके साथ साथ रेडनेस होगी, इचिंग होगी, उसमें खारिश होगी। आर्टिकेरिया, नेटल रैश, यानी कि जिस तरह से कोई भी मक्खियों ने काटा हो या किसी भी चीज़ ने काटा हो तो जिस तरह वो आर्टिकेरिया नहीं हो जाता, जेल जो होती है वो उभर आती है और रेड हो जाती है, सेम उस केस में भी आप एक्ोनाइट को सजेस्ट कर सकते हो। हर्ब्स कहते हैं कि बॉयल्स, यानी कि हर्ब्स कहते हैं जो आंवले होते हैं ना, जो जिनमें पानी भरा हुआ था, पानी वाले दाने, उन्हें आप हर्ब्स कहते हैं। बॉयल्स यानी कि फोड़े, कार्बंकल्स वगैरह। स्किन अफेक्शंस आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड, अगर सर्दी लगने की वजह से कोई स्किन सुर्ख हो गई है, इस पर कोई फोड़ा निकल आया है, या फिर कोई भी स्किन की बीमारी हो जिसका ताल्लुक सर्दी से हो और वो अचानक हुई हुई हो, तो ऐसे केस में आप एक्ोनाइट को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर तो पेपर में एक्ोनाइट पे कंप्लीट नोट आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर तो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक हो गया। और कोशिश करें कि इसकी डायग्राम अगर साथ बना दे तो ये ज़्यादा अच्छा इमेज पड़ेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।